दिल्ली पहुँचे तो हमने किसी से ना कुछ पता किया ना कुछ किया। हमें लखनऊ से ही हमने पता कर लिया था कि हमें ये कोचिंग ज्वाइन करनी है। एक बहुत बड़ा नामी गिरामी नाम था, वहीं से पता कर लिया था। और वहाँ दिल्ली पहुँचते ही और वहाँ पे पहुँचने के बाद कमरे पे बैग वैग रखा और उसके बाद सीधे सीधे जा करके वहाँ फ़ीस जमा कर दी। हमने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में वो कोचिंग के जो महारथी टीचर थे उन्होंने किस तरह से, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। जनरली हम लोग इस बात पे चले गए कि उनके यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम क्लास में पहुँचे तो मुझे ये आइडिया लगा कि यहाँ पर तो वो बेसिक्स तो बता ही नहीं रहे हैं और वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो ये दिक्कत मुझे हुई कि मैंने गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया। मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं IPS हूँ 2009 बैच से। उस साल मेरी ऑल इंडिया रैंक 99 आई थी। मुझे यूपी कैडर अलॉट हुआ है। मैं इस समय मुरादाबाद में कमांडेंट हूँ 24th PSC में। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एस्पिरेंट से लेकर जर्नी जो IPS अफसर बनने तक की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपके निश्चित रूप से बहुत काम आएंगी। जहाँ तक मेरे IPS बनने के लिए एस्पिरेंट से लेकर यहाँ तक जर्नी का सवाल है, तो किस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया ये कि मुझे अब IPS अफसर बनना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे लोग आपसे अलग अलग सक्सेसफुल अफसर्स अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि मैंने बहुत पहले प्लान कर लिया था, मैं बहुत पहले से इस बात का इंसाइट था मुझे कि मुझे आगे चल के IPS अफसर ही बनना है या IAS अफसर ही बनना है। तो मैं उस तरह की कोई बात आपसे नहीं कहूँगा। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ कि मैंने बहुत देर तक ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे UPSC सर्विसेज के लिए जाना भी है। हाँ, BSc जब मैं कर रहा था, बैचलर डिग्री कर रहा था, उस समय मुझे एक आध दोस्त ने ये कहा कि हमें UPSC का एग्ज़ाम देना चाहिए और हम इसके लिए अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें अपने समाज की, सोसाइटी की सेवा के लिए या अपने पेरेंट्स की सेवा के लिए हमें सर्विसेज में जाना चाहिए। तो उस समय जब ये बात हो रही थी तब मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता चला था। उससे पहले चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, अच्छा था, तो जनरली मैं टॉप 5 टॉप 3 में आता था जहाँ पर भी रहता था। तो मेरा ये उद्देश्य था कि अब मैं साइंस बैकग्राउंड में ही या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं एक CSIR की डिग्री लेकर के और उसके बाद फिर मैं आराम से टीचर या प्रोफेसर या साइंटिस्ट की जॉब में जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा ड्यूरेशन आया BSc के बाद, फिर मैंने हिस्ट्री से MA किया और वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। बेसिकली मेरा एक दोस्त है, वो भी अब ट्रैफिक सर्विसेज में, अवधेश त्रिवेदी। तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई तब मुझे आइडिया हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है, चूँकि वो भी उसी के लिए तैयारी कर रहा था UPSC के लिए, तो मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और तब मैंने ये सोचा कि मुझे इसके बारे में तैयारी करनी है। और उसके बाद वो चूँकि हमारे क्लास का गोल्ड मेडलिस्ट भी था तो मुझे उसके साथ रहने में काफ़ी अच्छा लगता था और वो उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर भी किया। बाद में हम 3 लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के हम लोगों ने साथ में तैयारी की। मैं था, अवधेश त्रिवेदी थे और एक हमारा और दोस्त है ब्रिजेश त्रिपाठी। हम तीनों साथ में गए थे। वहाँ जा कर के हमने इस चीज़ की प्रिपरेशन को चालू किया। पहला अटैम्प्ट जहाँ तक मैं बताऊँ आपको तो उसमें मेरा PT भी नहीं हो पाया था और मैं काफ़ी निराश था कि प्रीलिम्स टेस्ट ही मेरा नहीं हो पाया, जबकि अवधेश का हो गया था। तो हम बड़े परेशान थे, मैं और दूसरा मेरा दोस्त परेशान थे। लेकिन उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हुए, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन ये जब तक रिजल्ट आया तब तक हम उतने सिंसियर नहीं थे। इसका खामियाजा हमें मेंस के एग्ज़ाम में भुगतना पड़ा और हमारी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, हम उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, इसलिए मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगले साल फिर मैंने खासकर 1 साल का ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये मेरे पास 2 ही अटैम्प्ट बचे हैं। तब जनरल कैटेगरी में 4 ही अटैम्प्ट होते थे, तो 2 मेरे लूज़ हो चुके थे और 2 बचे हुए थे। तो मुझे लगा कि मुझे अब अगला अटैम्प्ट काफ़ी सीरियसली देना चाहिए। तो मैंने 1 साल के लिए ड्रॉप किया और वेट करने के बाद फिर मैंने 3rd अटैम्प्ट जब दिया तो उसमें मेरा ये फाइनल सिलेक्शन हुआ। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैंने क्या डिफरेंट किया बाकी लोगों से और इसमें किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की, तो मैं बताऊं कि मैं लखनऊ में भी जब था, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ और मैं वहीं से मेरा बैचलर डिग्री भी है और मास्टर्स डिग्री भी है। तो जब मैं वहाँ पे था तब भी मैं एक कोचिंग से जुड़ा हुआ था और तैयारी भी कर रहा था, लेकिन वो सो कॉल्ड कहने के लिए तैयारी थी। जब मैं पहली बार दिल्ली गया और घर से बाहर रहा, हॉस्टल में रहा, तब मेरे पास बेसिकली 2 ही 3 काम थे। एक तो पढ़ाई करना और दूसरा सोना। अब मुझे इसी में डिसाइड करना था कि मुझे कितना रेस्ट करना है, मुझे कितना देर बाकी चीज़ों में वेस्ट करना है और कितनी देर पढ़ाई करनी है।
तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को दूंगा। तो एक तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं लखनऊ से वहाँ गया तो लखनऊ में मैं अपने घर पे रह के तैयारी करता था। जब मैं हॉस्टल पहुँचा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में हालांकि वो प्राइवेट हॉस्टल ही था, बट मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में अगर आपको पढ़ाई करनी है और लंबे आवर्स में पढ़ाई करनी है, जो कि यूपीएससी की मेन नीड है, आपको बहुत लंबे लंबे आवर्स में पढ़ाई करनी पड़ती है, सिटिंग्स देनी पड़ती हैं लंबी, तो आपको निश्चित रूप से ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहां पर आपको डिस्टर्ब ना कर सके कोई। तो वो उसके लिए मुझे हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी और वहां जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं दिल्ली में रह करके या हॉस्टल में रह के मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया था कि अगर मैं वापस घर जाके लखनऊ में तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। जो गलतियां होती हैं इस ड्यूरेशन में, अगर आप ये पूछे कि कुछ गलतियां, तो जैसे बाकी लोग कुछ गलतियां करते हैं, हमने भी गलतियां की। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमने किसी से ना कुछ पता किया ना कुछ किया, हमें लखनऊ से ही हमने पता कर लिया था कि हमें कि एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी नाम था, वहीं से पता कर लिया था। और वहाँ दिल्ली पहुँचते ही और वहाँ पे पहुँचने के बाद कमरे पे बैग वैग रखा और उसके बाद सीधे सीधे जा करके वहाँ फीस जमा कर दी। हमने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में वो कोचिंग के जो महारथी टीचर थे उन्होंने किस तरह से, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। जनरली हम लोग इस बात पे चले गए कि उनके यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम क्लास में पहुँचे तो मुझे ये आइडिया लगा कि यहाँ पर तो वो बेसिक्स तो बता ही नहीं रहे हैं और वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो बेसिक्स बता नहीं रहे थे, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं बेसिक्स बताने के लिए नहीं हूँ, बेसिक्स आप अपनी बुक से पढ़िए, बेसिक बुक से पढ़िए, कुछ और चीज़ों से एनसीईआरटी से कवर कीजिए, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो आई थिंक वो अपने लेवल पे जहाँ पर वो कर रहे थे वो ठीक थे, उनके रिजल्ट्स भी आ रहे थे टीचर जो हमारे थे, लेकिन मेरे लिए बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मेरे लिए वो सब्जेक्ट बिल्कुल नया था और बेसिक्स मेरे पास थी नहीं। तो ये दिक्कत मुझे हुई कि मैंने गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया। दोबारा फिर और जैसे गलतियां होती हैं कि जैसे आपकी तैयारी ना हो और आप पहला अटेम्प्ट तुरंत दे देते हो। हालांकि मतलब एज के हिसाब से मुझे लग रहा था कि अब मुझे दे देना चाहिए, लेकिन तैयारी नहीं थी और मैंने पहला अटेम्प्ट जो था वो ऐसे ही दे दिया, तो उसमें मेरा पीटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मैं दो तरह से आपको एडवाइस करूंगा कि बिना तैयारी के अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। कारण ये है कि एक तो आपका वैल्यूएबल अटेम्प्ट लॉस होता है, जो कि यूपीएससी में बहुत मुश्किल होती है। वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सभी के लिए मुश्किल है क्योंकि अटेम्प्ट आपके पास चाहे 1, 4 हो, 6 हो, 7 हो, वो एक के बाद एक कैसे निकलते चले जाते हैं आपको एहसास ही नहीं होता। अभी कल जो 3 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उसमें भी ये चीज़ आई है कि एक स्टूडेंट का 8वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मेरा यही कहना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अटेम्प्ट्स आपके कब निकलते चले जा रहे हैं और आप आखिरी अटेम्प्ट पे पहुंच गए। तो इसलिए पहली बात तो अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट है उसको सीरियसली लीजिए। ये नहीं कि ठीक है मेरे पास और अटेम्प्ट हैं तो मैं दे दूंगा। दूसरी बात, बिना तैयारी के नहीं देना चाहिए। अगर आप बिना तैयारी के दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन ना होना बिल्कुल तय है। और ऐसे केस में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आपको असफलता से फर्क पड़ता है, तो इन दैट केस आपको दिक्कत होगी जब आपको रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेगा। आपको दिक्कत आएगी जब आपको लोग फेल घोषित करेंगे। आप उस लीग से हट जाओगे जो लोग आगे बढ़ गए और मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, और अब आप उनके लीग में नहीं रह गए बल्कि अब एक आप भीड़ का हिस्सा हो गए जिसकी कोई पहचान नहीं। तो ऐसे में बहुत दिक्कतें आती हैं, आपका मोरल लूज होता है। और एक ऐसी जर्नी जिसमें लगातार आपको मोरल अपना बूस्ट करके रखना है, लगातार अपने मोटिवेशन को बना करके रखना है, लगातार अपने आप को ऐसे मोटिवेट करके रखना है कि आप कहीं भी किसी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार ना हो, क्योंकि डिप्रेशन की भी अपनी समस्याएं होती। तो आपको अपना हर एक अटेम्प्ट बहुत ही सीरियसली देना चाहिए, तैयारी के साथ ही देना चाहिए। एग्ज़ाम डे की अगर बात करें, जो कि हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो जैसा कि होता है हम सारे मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक स्टूडेंट हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ। तो जैसा होता है कि हम बस सुबह उठ करके सबसे पहले एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वही मैंने भी किया, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो वास्तव में कुछ हो भी नहीं सकता है। तो उनको कॉल करके आशीर्वाद लिया। और मैं 2 अटेम्प्ट्स का जिक्र करना चाहूँगा इसमें। सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मेरा नहीं हुआ मेंस में, और थर्ड अटेम्प्ट जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया मेंस और इंटरव्यू सभी में। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं वहाँ गया तो कॉल करने के बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुँचा। मैंने बताया कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी सेकंड अटेम्प्ट में मेंस में। तो स्थिति ये थी कि मैं
मेरे पास लिखने के लिए पूरे वर्ड्स नहीं थे। मेंस का पेपर पूरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो होता नहीं है, सारा का सारा आपको लिखना होता है। तो वहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे पास उतने वर्ड्स ही नहीं थे जितना उसमें लिखना था। तो बेसिकली दिक्कत जब यहाँ आनी चालू हुई तो मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरा वो 3 घंटे का ड्यूरेशन लंबा लगने लगा जब मुझे एग्ज़ाम देना था, मुझे मेंस के आंसर्स लिखने थे। मेरा दिमाग एग्ज़ाम में नहीं लग रहा था, मेरा दिमाग पेपर में नहीं लिख रहा था, लिखने में नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे बिल्डिंग के बाहर जो शोर आता है उस पर ध्यान जा रहा था। अगल बगल कोई अपनी सीट खड़का रहा है या कोई अपनी सीट से उठ करके टॉयलेट जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है तो मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी। सड़क पे जो गाड़ियों का शोर आ रहा है मुझे वो सुनाई पड़ रहा था। जबकि आपको अगर आता रहता है पेपर और आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए पर्याप्त वर्ड्स हैं मेंस के एग्जाम में, तो आपको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। आप बिल्कुल लिखते चले जाते हो और इनफैक्ट आपका पेपर छूटता भी है, जो कि मेरे साथ 3rd अटेम्प्ट में हुआ। मेरे कई आंसर्स छूटे, जो कि मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। फाइनल तो नहीं, लेकिन जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी मैंने यही किया। जब मैं वहाँ गया तो एग्ज़ाम में मैं सुबह मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा। मेंस का एग्ज़ाम सेंटर, चूंकि मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो यूपीएससी की बिल्डिंग में ही पड़ा था, तो वहीं पर जा करके अब सबसे बड़ा इशू ये था कि मैं रहता मुखर्जी नगर था और वहाँ तक जाने के लिए बहुत लंबी जर्नी तय करनी थी। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं तो सुबह आपको पहले मैं वहाँ से ऑटो लेकर के मुझे मेट्रो तक जाना था, मेट्रो से लेकर के मुझे मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन तक पहुँचना था, वहाँ से फिर मुझे ऑटो लेकर के यूपीएससी बिल्डिंग तक जाना था। तो ऑन द एग्ज़ाम डे, और ख़ासकर जिस समय एग्ज़ाम दिन होता है तो उस दिन आपको ऑटोज़ ही नहीं मिलते। मेट्रोज़ में जाते हैं तो इतनी भीड़ लगी रहती है कि बहुत मुश्किल होती है आपको उसमें ट्रैवल करना। लेकिन यू डोंट हैव अनदर चॉइस, या तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप आराम से एक कैब बुक करके और अकेले जा सकें, या 2 लोगों के साथ जा सकें, 3 लोगों के साथ जो कि दैट्स योर चॉइस, तो वो आप कर सकते हैं। तो उस समय हमने यही किया, हम लेकर के उससे गए और उसके बाद फिर एक के बाद एक मुझे लगातार 5 डेज़ में मुझे 5 एग्ज़ाम देने पड़े। जबकि मुझे इससे पहले क्लियर ये हुआ था कि मेरे जो ऑप्शनल्स थे, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बीच में लगभग 25 से 30 दिन का गैप होगा, और उससे 1 साल पहले ऐसा हुआ भी था। लेकिन उसी साल, जिस साल मेरा सिलेक्शन होना था, उस वर्ष में, उस ईयर में ऐसा हुआ कि पहले जीएस के पेपर पढ़े 1-2, और उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश के, हिंदी के पेपर थे, अगले दिन एसे का पेपर था, उसके बाद अगले दिन हिस्ट्री का पेपर था और अगले दिन पब्लिक एड का पेपर था। और मैं 5 दिन के बाद बिल्कुल खाली हो गया। बाकी लोगों के लिए अभी मेंस का एग्ज़ाम बाकी था, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी इससे थोड़ा सा परेशान भी था। जिस दिन स्कीम आई थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पास अब टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं उस समय थोड़ा प्रॉब्लम से भी गुजर रहा था। मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो मैं और परेशान था कि मुझे अब पढ़ने का मौका पहले भी नहीं मिला, अब और नहीं मिलेगा। तो मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन फिर किसी तरह से हमने उसको तैयारी की और हमने वो एग्ज़ाम दिया। जहाँ तक रिज़ल्ट डे की बात है, तो वो दिन मुझे आज तक याद है। 4 मई का दिन था 2009, जिस दिन मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और एक रात पहले मैं 3 मई की रात में, मतलब रात में 2-2:30 बज गए थे, 4 तारीख बन गई थी वो, तो बस यही मना रहे थे कि किसी तरह से लास्ट रैंक में मिल जाए भगवान, या कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि लोगों ने बिल्कुल कलेक्टर साहब कहना और पुलिस एसपी साहब कहना चालू कर दिया था, तो ये लग रहा था कि बने नहीं बने तो एक अलग की बात है, लेकिन मतलब लोगों का मुंह कैसे दिखाएंगे, चेहरा कैसे दिखाएंगे। तो बस ये लग रहा था कि कोई भी एक रैंक मिल जाए, नथिंग लाइक दैट कि मतलब IAS या IPS ही बनना है। तो मतलब ये एक चीज़ है जो ऑनेस्टली मैं आप लोगों के सामने स्वीकार करूँगा। बहुत सारे लोग ये भी आपसे कहते हैं, नहीं मुझे पहले दिन से पता था कि मैं टॉप करने जा रहा हूँ, या मैं टॉप 100 में आ रहा हूँ, या मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ। तो उस तरह की कोई चीज़ मैं आपसे नहीं कहूँगा। तो बस 4 मई का दिन था, तब दोपहर के आसपास लोगों ने बताया कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, बट मैं कंफर्म नहीं था। मतलब बस ऐसे ही टहल रहा था, मुखर्जी नगर में ही टहल रहा था। तभी अचानक एक दोस्त आया और उसने बताया कि आज रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। दिमाग में बहुत टेंशन थी, क्योंकि उन दिनों में आप PT भी आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है, और क्या कहते हैं, रिज़ल्ट की टेंशन अलग से होती है। क्योंकि अगर एक बार इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से पूरी जर्नी वहीं से स्टार्ट करनी है। PT देना है, क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू क्लियर करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये जर्नी आपको बहुत परेशान करती है। मुझे पता चला कि आज नहीं आ रहा, तो मैं जाकर के आराम से मैंने सोचा आधे 1 घंटे में रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने मोबाइल रख दिया चुपचाप, और उसके बाद मैं लेट गया। तभी मेरा एक दोस्त है जो पिछले अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया था इनकम टैक्स में, उसका नागपुर से इनकम टैक्स अकेडमी से, यज्ञेश उसका नाम है, उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि
क्या हुआ? मैंने कहा कि क्या हुआ मतलब? तो उसने कहा कि रिजल्ट आ गया, तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि एक बार क्लियर करके बताओ। तो मैं बस उठा, उसके बाद मैंने जा करके रूम के बाहर जाके देखा तो हॉस्टल में इस बात की चर्चा थी कि हाँ रिजल्ट आ गया है, और कई लोग लगे हुए थे यूपीएससी की वेबसाइट से उसको देखने के लिए। कुछ लोग उनके पास हॉस्टल में ही लैपटॉप था, इंटरनेट कनेक्शन था, तो वो उस पर लगे हुए थे। कुछ लोग साइबर कैफ़े गए थे, और कुछ लोग गए थे यूपीएससी की बिल्डिंग में कि वहीं जा कर के देखेंगे। तो मैं तो कहीं नहीं गया, मुझे बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा था, मुझे डर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं वहीं रह गया, मैं हॉस्टल में ही रह गया, बल्कि मैंने अपना रोल नंबर किसी 2-3 लोगों को दे दिया और मैंने कहा चेक करके बताना। अब आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है कि आज 4G और 5G की स्पीड है, तत्काल आप सारी की सारी चीज़ें हो जाएँ, उस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उस समय जैसे ही रिज़ल्ट आया तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। उस समय वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई, और वेबसाइट क्रैश होने की वजह से दिक्कतें आई और रिज़ल्ट खुल नहीं रहे थे। तो मुझे अपना फाइनल रिज़ल्ट आने में, मतलब पता करने में 15 मिनट कम से कम और लग गए। इस बीच में जैसे ही मेरे हॉस्टल से 3 लोगों ने दिया था इंटरव्यू। तो पहले का पता हुआ कि उसका वो यूपीएससी बिल्डिंग गया था देखने के लिए, उसका पता चला कि उसका नहीं हो पाया। दूसरे का भी थोड़ी देर में क्लियर हुआ कि उसने साइबर कैफ़े पे चेक किया है और उसका भी नहीं हो पाया। अब मेरा दिल और डर से लगने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तब मैं फिर से अपने रूम में चला गया, मैंने अपना फ़ोन जो है वो हनुमान जी के चरणों में रख दिया और मैंने कहा हनुमान जी इज्जत बचाइए और किसी तरह से मेरा उद्धार कीजिए। और बस मैं उनके हाथ जोड़ के खड़ा ही था, तब तक मेरे पास मुनव्वर भाई हैं, उनका रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज आरपीएफ में उनका सिलेक्शन हुआ है, आरपीएफएस में 2009 में उसी 8 बैच में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा बधाई हो अतुल। मैंने कहा थैंक यू मुनव्वर भाई, लेकिन किस बात की बधाई? तो उन्होंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया रैंक 99 है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप कन्फर्म हैं? कहते हैं हाँ कन्फर्म है। थोड़ी देर बाद लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना रोल नंबर बताना। अब फिर से सिचुएशन डाइसी हो गई क्योंकि उनको रोल नंबर क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं कंफर्म हूँ मैं, नाम तो तुम्हारा ही लिखा है और इस नाम का कोई और व्यक्ति नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा एक बार आप रोल नंबर चेक कर लीजिए। रोल नंबर जैसे ही उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि नहीं यही नंबर है तुम्हारा 007910, और उसके बाद फिर वो क्लियर हो गया कि मेरा ही था, और ऑल इंडिया रैंक 99 मैंने उस समय अचीव कर ली थी। तो एक बहुत बड़ा पल था मेरे लिए, वो मोमेंट से ही हम दूसरे लेवल पे पहुंच गए थे। और उसके बाद मैंने बाहर जा कर के जो हॉस्टल में मेरे दूसरे साथी थे उनके साथ 1-2 के साथ डिस्कस शेयर किया इस चीज़ को। उसके बाद धीरे धीरे हॉस्टल में 2-3 मिनट के अंदर ही पूरे हॉस्टल में एक खबर फैल गई कि अब एक लड़का यूपीएससी में यहाँ से सेलेक्ट हो गया और इतनी हाई रैंक से, तो सभी आकर के बधाई देने लगे। फिर मैंने जैसे ही समय मिला तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे इन्फॉर्म किया, मेरे भाई को फ़ोन किया, उसको मैंने बताया कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया है और ऑल इंडिया रैंक 99 है, मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस मिलेगा, और अगर जनरल की एक भी सीट इनसाइडर में होगी तो मुझे होम क्वार्टर ही मिलेगा। तो दिस वाज द डे, और इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को पूरा किया और वहाँ पर लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया। जहाँ तक लोगों को एक मैसेज देने की बात है कि ये मैसेज जो स्टूडेंट्स इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में एस्पिरेंट हैं और अपना कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, और सच बात तो ये है कि लाखों लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। पिछले साल ही 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने, लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 5.5 लाख लोगों ने पीटी का अटेम्प्ट दिया था। तो जो रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, 4-5 दिन पहले, तो मैं उसमें लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो सफल हो गए उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, उनमें से कई ऐसे भी सफल वाले हुए होंगे जिनको मन वांछित रैंक नहीं मिली होगी। हो सकता है इससे पहले भी, मुझे खुद आइडिया है कि इससे पहले 1 साल पहले एक लड़की को आईपीएस मिल गया था, इस साल उसे शायद उसी रैंक के आसपास या उससे नीचे की रैंक पे कुछ मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलते, फिर भी आप आगे तैयारी करिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बेस्ट ऑफ लक है, आपकी तैयारी में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, अभी कुछ पोस्ट रिजर्व हैं, हो सकता है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अगली चीज़ ये है कि जो लोग तैयारी करना अभी शुरू कर रहे हैं या तैयारी के बीच में हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि सूत्र वाक्य बना लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसी सफलता अचीव करनी है जो आज तक किसी ने अचीव ना की हो, जो आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो ऐसे केस में आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी जो आज तक किसी ने ना की हो। इसको सूत्र वाक्य बनाइए और सफलता के लिए अपने उसमें जुट जाइए। अपना
3-4 स्तर के लिए मैं आपको इसमें बताऊंगा कि प्लानिंग जो है वो जरूर कीजिए। पहली प्लानिंग जो पहला लेवल जो होता है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पूरा सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। जैसा एग्जाम के आंसर्स आप रटते हैं वैसे ही आपको सिलेबस भी पूरा रटना पड़ेगा। उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडिंग, सब हेडिंग सारा पढ़िए, सारा याद कीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा कि जो बेसिक बुक्स आपने पूरी की पूरी पढ़ ली हैं या जो नोट्स आपने कोचिंग के पूरे पढ़ लिए हैं उनमें भी 70-80% ही कवर हो रहा है। 20% तो अभी भी आपका सिलेबस का कवर नहीं हो पा रहा है उस कोचिंग के नोट से, तो हो सकता है आप कहीं और से अरेंज कर लें उसे। ऐसे केस में उसको तैयारी करके आप वो स्टडी मटेरियल अरेंज कर लेंगे। जब आप स्टडी मटेरियल अरेंज कर लें तब आपका सेकंड स्टेप आता है उस स्टडी मटेरियल को कम से कम 5 से 10 बार आपको रीडिंग लगानी है। इससे कम रीडिंग से काम नहीं चलेगा, उसको कंठस्थ करना है। और उसके बाद आता है थर्ड स्टेज जो आपका होता है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर्स होते हैं वो लगाने होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्री का लेवल हो, चाहे वो मॉक का मेंस का लेवल हो, चाहे वो इंटरव्यू का लेवल हो, आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। जब तक आप एग्जामिनेशन की कंडीशंस को एग्जाम से पहले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में अपने आप को रूटीनाइज नहीं करेंगे, अपने आप को उसमें नहीं डालेंगे, तब तक एग्जामिनेशन रूम में आपको लगातार प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और वो आपको दिक्कत करेगा। आप उस सिचुएशन में टूट भी सकते हैं। मैंने अपनी ही जर्नी बताई कि मेंस के एग्जाम लिखते समय मुझे भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जिस अटेम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा भी सूत्र हुआ कि इन्हीं तीनों पर आधारित था। हाँ, ये बात सच है कि स्टडी मटेरियल में उतनी बार नहीं पढ़ पाया जितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आगे पढ़ता तो मैं यही करता, या मेरे बस में होता तो मैं कम से कम यही करता जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया फाइनली मॉक टेस्ट, उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि यही वो स्टेज है, यही वो स्टेप है जिसने मुझे कम से कम 2 बार इंटरव्यू सिविल सर्विसेज का दिलाने में मदद की। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ उसमें भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और उस मॉक टेस्ट की वजह से मेरी एग्जामिनेशन से पहले ही सारी तैयारी हो चुकी थी। एग्जाम के पहले मुझे कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ी। और लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस समय मैं एकेडमी भी चला गया था। तो पुलिस की एकेडमी में बहुत कम समय मिलता है आपको तैयारी का, और इसलिए, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम तो मैंने यहीं से दिया था। लेकिन बेसिकली ये हुआ कि कुछ कारणों से, कुछ मेरी अपनी कमजोरी की वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली ये है कि आपको ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला है आपको सिलेबस पूरा रटना पड़ेगा, दूसरा आपको स्टडी मटेरियल कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बात आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ये मेरी जर्नी थी एक यूपीएससी एस्पिरेंट से एक आईपीएस ऑफिसर बनने तक के लिए, सफलता तक के लिए। और मैंने इस चीज़ों, इन बातों में जो भी मेरी ये जर्नी थी इसमें बहुत सारी बातें बताई, कुछ बातें छूट भी गई हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा मैं ऑनेस्ट आपके साथ रह सकूँ उतना ऑनेस्ट रहूँ। अब आप लोगों को मैं ये बेस्ट विशेस देने के साथ ये एग्ज्यूम करूँगा, ये मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये चीज़ें, ये बातें जो हैं वो आपको आपकी जर्नी में, आपकी सक्सेस में हेल्प करें। और जब भी आपका सिलेक्शन हो तो पर्सनली मुझे जोड़िएगा। अगर आप अपना सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका किसी अच्छी सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। आई होप ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।